सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? तो बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग कुछ नहीं होता। सपोज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, सपोज़ ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और मैं देखना चाह रहा हूँ इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होंगे। क्या इसके अंदर इंसुलिन का प्रोटीन है या नहीं है? इंसुलिन इंसान के अंदर बनता है, बट मैं देखना चाह रहा हूँ बैक्टीरिया के अंदर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को तोड़ूंगा, बैक्टीरिया को तोड़ूंगा, इसका सारा प्रोटीन बाहर निकालूंगा। ठीक है, इसका सारा प्रोटीन बाहर निकालने के बाद मैं STS पे रन कर दूंगा। STS पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने सुना होगा, वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। इसमें बेल्स होते हैं कुछ, इसमें मैंने लोड कर दिया इस प्रोटीन को। लोड करने के बाद ये अपने अपने साइज़ पे, जो बड़ा है वो यहाँ आएगा, जो छोटा है वो यहाँ प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, अपने अपने साइज़ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको नाइट्रोसेलुलोज की या PVDF की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, सेम के सेम एग्जैक्ट वैसा ही बैंड जैसा STS में दिख रहा था वैसा यहाँ दिखने लगेगा। देखो ये आ गया। अब इसमें देखो बहुत सारे प्रोटीन होंगे, इसलिए मैं बहुत सारे प्रोटीन बना देता हूँ ऐसे 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 ऐसे। यहाँ भी सेम, जैसा सेम STS में होता है वैसा ही मेम्ब्रेन पर होता है। मेम्ब्रेन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या होगा, मुझे प्रोटीन कौन सा देखना है, इंसुलिन का। तो मेरे पास प्राइमरी एंटीबॉडी होना चाहिए अगेंस्ट इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के अगेंस्ट प्राइमरी एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो मैं इसमें वो डालूँगा। ठीक है, तो सपोज़ ये प्रोटीन था और ये प्राइमरी एंटीबॉडी मैंने डाल दी। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे को सेकेंडरी एंटीबॉडी डालना होगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी एंटीबॉडी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी से जुड़ा होता है एंजाइम, फिर सबस्ट्रेट जब डालेंगे तो वो कलर दे देगा। और जो बैंड, सपोज़ ये वाला बैंड था, ये चमकने लगेगा। अगर ये चमकने लगा, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है। समझे, इस तरीके से वेस्टर्न ब्लॉटिंग में डिटेक्ट होता है। बट एक्चुअली में तो उसमें इंसुलिन नहीं होता, तो मैं बस एग्जांपल दिया हूँ। तो एक्चुअली में नहीं होता तो उसमें कलर नहीं आएगा, तो इससे समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया में इंसुलिन नहीं है। समझे, मतलब हम कोई भी प्रोटीन पता लगा सकते हैं कि वो बैक्टीरिया में किसी भी सेल में है या नहीं है, और है तो किस साइज़ पे है, क्योंकि STS पे तो साइज़ पता चलता है। तो किस साइज़ पे, उसका साइज़ क्या है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। समझे, कॉन्सेप्ट ये है। तो अब हम देखते हैं कि थ्योरी क्या कह रही है। तो वेस्टर्न ब्लॉट एक लेबोरेटरी टेक्निक है। इसमें एक चीज़ और लिख लेना कि इस साइंटिस्ट जो ये टेक्निक दिया था, इसका नाम था टोविन। ठीक है, टोविन। ठीक है, चलो। तो ये प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में। इसमें पहले क्या करते हैं, प्रोटीन को हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन से, STS पेज पे, मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन पर, नाइट्रोसेलुलोज या PVDF मेम्ब्रेन पे यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि जेल फ्रेजाइल होता है, जेल टूट सकता है ना। उसके बाद आप एंटीबॉडी डालना है, आप बहुत कुछ काम करने वाले हैं। STS से करेंगे आप पेज से काम करेंगे, यानी जेल से काम करेंगे, वो तो टूट जाएगा ना, इसलिए मेम्ब्रेन आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसी को ब्लॉटिंग कहते हैं। ब्लॉटिंग का कुछ और मतलब नहीं होता। एनीथिंग यू ट्रांसफ़र एनीथिंग फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड ब्लॉटिंग। अगर आप DNA कर रहे हो, चाहे RNA कर रहे हो, या प्रोटीन कर रहे हो, हर किसी को हम ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब लैब में बोलते हैं ब्लॉट लगा दिया, है ना। फिर इसके बाद हम डिटेक्शन करते हैं सबस्ट्रेट डालकर, और अगर कलर आ जाता है या लाइट आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रोटीन प्रेजेंट है। अच्छा, अभी यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स को हम समझते हैं स्पेस से, थोड़ा यहाँ सही दिखाई देगा ना। तो पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन। आपने सेल लाइस किया, से प्रोटीन बाहर निकाला, उस प्रोटीन को आपने STS पेज पर रन कर दिया, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो STS पेज पर यहाँ रन किया है, तो यहाँ पर देखो बैंड्स आ गए इसके। ठीक है, अब इसमें से एक तो होता है लैडर और एक होता है हमारे सैंपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो STS आ गया। इसके बाद ये नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र देखो सेम आए हैं, ये सारे बैंड एक्जैक्टली सेम पोजीशन पर आने चाहिए, और आते भी हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखा हमने PVDF मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया या फिर नाइट्रोसेलुलोज पे। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखो हम एंटीबॉडी ऐड करने वाले हैं। समझे, एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट प्रोटीन, जो भी प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, व्हाटएवर GAPDH प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन है, कोई एंजाइम का प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एंटीबॉडी आके इस जगह पर बाइंड कर जाए जहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं है। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आके भी तो बाइंड कर सकता है, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे आकर भी तो प्रोटीन एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है। इसलिए इस मेम्ब्रेन को हमें ब्लॉक करना होगा। समझे, तो इस मेम्ब्रेन को हम ब्लॉक करते हैं PSA ब्लॉकिंग सॉल्यूशन, या फिर स्किम्ड मिल्क, केसीन, इन सब से करते हैं। तो BSA भी एक प्रोटीन होता है, जो कि हम जैसे ही ब्लड पर क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, ये बैंड्स आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको BSA से, जहाँ पर बैंड नहीं है वहाँ पर BSA आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, जिस जगह भी
बैंड नहीं है वहाँ पर BS आ गया, ताकि यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड ना हो, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अब हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी एंटीबॉडी, यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं हम डालते, ठीक है, उससे कोई भी एंजाइम हम लिंक नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करती है, देखो प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करती है, ये प्रोटीन से बाइंड होती है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करती है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होती है, ठीक है, समझे। तो इससे क्या है, स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है, इससे जो है सिग्नल ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इस इंटेंसिटी सिग्नल की बढ़ जाती है। तो अब इतने सारे बैंड हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 इतने सारे बैंड हैं। अब इनमें से प्रोटीन तो एक ही होगा कोई, तो जो प्रोटीन होगा वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला प्रोटीन था, ये वाला, इससे एंटीबॉडी बाइंड हुई, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हुई, सबस्ट्रेट डाला तो कलर आ गया, या फिर हमें लाइट दिखने लगी, तो ये बैंड आ गया इस जगह पर। अब हमें पता चल जाएगा किस साइज़ का, कैसे पता चलेगा। यहाँ पर लैडर होता है, सपोज़ ये लिखा है 250 KDA, ये 200 और ये 100 KDA, तो ये 100 KDA का हो जाएगा, समझे। ऐसा लैडर होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो स्टेप बताए थे यहाँ पे, सैंपल प्रिपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफ़र, ब्लॉकिंग, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंड डिटेक्शन। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी से जैसे मैंने बताया कि एंजाइम लिंक रहते हैं, तो उन्हीं एंजाइम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्न प्रोटीन एंजाइम लिंक होते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से, ठीक है। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट डाला जाता है। अब कौन से एंजाइम लिंक होते हैं, जैसे एक एंजाइम होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हॉर्स होता है वो गाजर तो नहीं, रेडिस मतलब मूली खाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। नाम इसका है हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज, ठीक है। अब ये HRP क्या करता है, इसमें सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ होता है, ल्यूमिनॉल प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये मत सोचना कि भाई सबस्ट्रेट तो एक ही यूज़ होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सबस्ट्रेट तो एक ही है, इसमें सबस्ट्रेट ल्यूमिनॉल है, सबस्ट्रेट क्या है, ल्यूमिनॉल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको चाहिए। देखो कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो जो HRP एंजाइम होता है ना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है हमें पता है, H2O2, इसका ऑक्सीजन लेकर ल्यूमिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। जब ल्यूमिनॉल, तो इसमें सबस्ट्रेट क्या है, ल्यूमिनॉल है, ध्यान रखना, ल्यूमिनॉल इसमें सबस्ट्रेट है। तो ल्यूमिनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या देता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। जहाँ भी लिखा हो केमिल्यूमिनेसेंट, इसका मतलब है वह केमिकल जो ल्यूमिनेस मतलब लाइट दे रहा है, तो इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसको हम केमिडॉक मशीन से देख सकते हैं, ठीक है। जब वो लाइट देगा तो प्रोटीन का बैंड हमें दिख जाएगा, समझे। अब सपोज़ हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें कलर ही चाहिए, हमें अपनी आँखों से देखना है बिना किसी मशीन के, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर HRP के साथ TMB डाल दो, ठीक है। TMB में देखो जो B होता है ना, B फॉर ब्लू कलर, तो इसमें कैलोरीमेट्रिक बोलते हैं, कैलोरी मतलब कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो आपको सपोज़ यहाँ पर आपका मेम्ब्रेन था, ठीक है, सपोज़ मेम्ब्रेन था। अब मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन, सॉरी यहाँ से ऐसे बना देता हूँ, अभी ये जो बैंड अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये असल में मेम्ब्रेन पे दिखते नहीं हैं। ये कब दिखेंगे, जब आप इस पर TMB डालेंगे। जब आप TMB डालेंगे तो TMB क्या होगा, सपोज़ इस वाले पे सेकेंडरी एंटीबॉडी है, यहीं पर तुम्हारा प्रोटीन है, तो यहीं पर प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, यहीं पर सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी। तो यहीं पर जब सबस्ट्रेट आएगा तो वो कलर देगा, और कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। तो अब ये बैंड तुम्हारा ब्लू कलर का हो जाएगा, अब सिर्फ यही बैंड दिखाई देगा। तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा प्रोटीन भी है और किस जगह पर है, साइज पता लग जाएगा, समझे। ऐसे काम करता है। उसी तरीके से दूसरा एंजाइम होता है जिसे हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज कैसे काम करता है, फॉस्फेटेज जैसे नाम ही पता चला है फॉस्फेटेज, तो ये फॉस्फोरस निकालता है सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप निकालता है, तो इसमें जो सबस्ट्रेट होते हैं जैसे NBT, CSPD, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो मैंने वही चीज़ जो पीछे समझाई थी वही समझाया कि केमिल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या है कि एंजाइम रिएक्शन से लाइट बनती हो। इसको हम केमिडॉक मशीन में देखते हैं, और ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी ये देख सकता है, ठीक है। और कैलोरीमेट्रिक का क्या मतलब है, इसका मतलब कलर देना, जो कि हम आँखों से देख सकते हैं, बट सेंसिटिव कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे जो है HRP काम करता है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनालिसिस। अब देखो जब आप केमिडॉक मशीन में देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोटीन का लैडर है, लैडर मतलब लैडर पहले से ही, देखो एक ट्यूब होता है ना, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, पहले से ये बनाया जाता है। इसके अंदर सारे नॉन प्रोटीन होते हैं अलग अलग साइज़ के, तो जब इसे रन करते हैं तो अलग अलग साइज़ पे वो आ जाते हैं। हरा वाला दिखता भी है, प्री स्टैंड लैडर से बोलते हैं। लाल जब बैंड होता है वो 70 पे आता है, हरा जो है 10 पे आता है, ऐसे अलग अलग कलर के अलग अलग जगह आते हैं और ये दिखाई देते हैं, ठीक है।
अब जब आपने लोड किया होगा पेशेंट 1 का सैंपल, पेशेंट 2 का, पेशेंट 3 का, और उसको एंटीबॉडी दी, देखो यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी दी थी, anti-VEGF, ठीक है। तो anti-VEGF जब आपने एंटीबॉडी दी तो इसका लेन ये आ रहा है, मतलब कहाँ आ रहा है, 25 kDa के पास, यानी जो VEGF प्रोटीन है वो 25 किलोडाल्टन का है। ऐसे ही एक्टिन जो प्रोटीन है वो 55 से थोड़ा कम है, 50 मान लो, 50 kDa का है, ठीक है। ऐसे ही जो anti-VEGFR प्रोटीन है ये 250 से थोड़ा नीचे है, तो 200 मान लो, 240, 230 मान लो, तो ये इतना साइज का है। तो इससे क्या हमें प्रोटीन का साइज पता चल गया और वो सेल में प्रेजेंट है या नहीं ये भी पता चल गया। अब ये पोंसियो स्टेनिंग क्या है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सीयूटी में आ सकता है कि पोंसियो स्टेनिंग कहाँ यूज़ होता है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ये कब करते हैं हम। तो देखो हम स्टेप पर आते हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ आओ, देखो जब मैंने ये बोला था कि PBDF मेम्बर पर ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद हम BSA डालते हैं, ये दोनों के तीसरे और चौथे स्टेप के बीच में एक और स्टेप होता है, 3.5 स्टेप बोल दे रहा हूँ, और ये स्टेप का नाम है पोंसियो स्टेनिंग, ठीक है। पोंसियो स्टेनिंग का क्या मतलब होता है, देखो आपने क्या किया, यहाँ देखो आपने मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ भी है कि नहीं है, यानी आपने जेल से मेम्ब्रेन पर प्रोटीन ट्रांसफ़र करा, बट प्रोटीन इस पर आया है कि नहीं है वो दिखाई थोड़ी दे रहा है। ये सारे बैंड जो दिख रहे हैं यहाँ पर वो आँखों से दिखाई थोड़ी देते हैं, तो इसीलिए वो दिखाई देने लगे, इसलिए एक डाई यूज़ करी जाती है पोंसियो नाम की। पोंसियो डाई जब हम इस पर डालते हैं तो सारे प्रोटीन पिंक कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है, पिंक कलर के सारे प्रोटीन दिखने लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद उसको हम डिस्टेन कर देते हैं, यानी पोंसियो डाई को पानी से रिमूव कर देते हैं, पानी से या जो भी आप यूज़ करना चाहें रिमूव हो जाता है, वो वॉश करेंगे तो हो जाता है, तो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद फिर ये कलरलेस हो जाता है, और उसके बाद हम ब्लॉकिंग, एंटीबॉडी डालना वो सब कंटिन्यू करते हैं, समझे। तो ऐसा काम होता है। तो अब पोंसियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोंसियो स्टेनिंग क्या होता है, पोंसियो स्टेनिंग एक रिवर्सिबल स्टेनिंग मेथड है। जैसे मैंने बोला, देखो यहाँ पर भी देख लो, अभी सारे पिंक पिंक दिखने लगे ना, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ इस मेम्ब्रेन, ये तो ये मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेलस की मेम्ब्रेन, इस पर प्रोटीन आ चुका है, ये पता चल जाता है। इसको रिवर्सिबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप इसको पानी वानी से वॉश करेंगे थोड़ी देर में चला जाएगा कलर, ठीक है, तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। और ये विजुलाइज करता है प्रोटीन को कि नाइट्रोसेलस या PBDF मेम्ब्रेन पे आया है कि नहीं। अब पोंसियो स्टेनिंग के बारे में देख लीजिए, एक नेगेटिवली चार्ज डाई होता है जो कि प्रोटीन के पॉजिटिव रीजन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो ये कंफर्म करता है कि प्रोटीन सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ है मेम्ब्रेन पर या नहीं। तो अब पूरा हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया। अब हम देखते हैं ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग का कोई भी साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्टली नाम नहीं है, बिकॉज अलग अलग लैब में इसका फाइंड किया गया। देखो ईस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, ये कुछ नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है पूरा। बस इसमें बस हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन देखते हैं प्रोटीन के, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन या लिपिडेशन, ठीक है। यानी देखो सेल के अंदर प्रोटीन पर कभी फॉस्फोराइलेशन होता है, कभी शुगर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो उसे ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, कभी लिपिड ऐड होता है, कभी यूबिक्वाइटिन ऐड होता है, कभी सुमो ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, कभी बायोटिन ऐड होता है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं ना, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं उस प्रोटीन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो इसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, जो कि कुछ नहीं सेम वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसी होती है। तो इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है, HT स्पेस पर रन होता है, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र होता है, ब्लॉकिंग होता है। बस ये 5th स्टेप इसमें चेंज होता है, ये 5th स्टेप इसमें चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि उस वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते थे, प्राइमरी एंटीबॉडी देते थे, बट इसमें हम प्रोब देते हैं, प्रोब्स देते हैं, जैसे कि लैक्टिन दे सकते हैं, एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हैं और दूसरे सबस्ट्रेट भी दे सकते हैं, और फिर सेम हम डिटेक्शन करते हैं, यानी सब कुछ सेम है। कहने का क्या मतलब, देखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या कर रहे थे, सपोज ये प्रोटीन था तो आप जो है, ठीक है, इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी दे रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेम प्रोटीन है, अब मान लो इसके ऊपर फॉस्फोरस ऐड हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप बोल लो, सपोज फॉस्फोरस ऐड हो गया, तो अब जो आप एंटीबॉडी ही देंगे, अभी भी आप एंटीबॉडी देंगे, बट ऐसी एंटीबॉडी देंगे जो फॉस्फोरस पे भी बाइंड कर रहा है, ठीक है, और प्रोटीन पर भी बाइंड कर रहा है, फॉस्फोरस पे भी बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी टाइप की अगर एंटीबॉडी यूज़ हो जो कि फॉस्फोरस से भी बाइंड हो रहा है, प्रोटीन से भी बाइंड हो रहा है, तो उससे सब कुछ सेम है, बस
बस इतना ही डिफर हुआ कि हमने एंटीबॉडी बदल दी, इसी को हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम एंटीबॉडी दें। सपोज़ प्रोटीन है ये हमारा और इस बार ग्लूकोज या फिर सपोज़ मैनोज लग गया, ठीक है, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल लग गया, तो इसको अब हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए हमें पता है कि जो मैनो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे लैक्टिन बाइंड करता है, तो हम प्राइमरी एंटीबॉडी की जगह अब हम लैक्टिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दिया लैक्टिन, और लैक्टिन के बाद आता है हमारा जो है हमारा, ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, और इसमें एंजाइम लिंक रहेगा, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर लैक्टिन आ गया। तो इसी को हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं, ईस्टर्न ब्लॉटिंग में हम फॉस्फोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं फॉस्फोराइलेशन के खिलाफ। ग्लाइकोसाइलेशन अगर प्रोटीन पे हो गया तो उसे हम लैक्टिन से देख सकते हैं। अब देखो लैक्टिन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर आपको देखना है कि प्रोटीन में मैनोज जुड़ा है, ग्लूकोज जुड़ा है, तो आप कॉन्क्लेविन ए जो है लैक्टिन यूज़ करेंगे। अगर आपको देखना है कि सिलिक एसिड यूज़ हुआ है तो आप WGA यूज़ करेंगे। अगर आपको देखना है कि ऐसा गैलेक्टोज ऐड हुआ है तो आप DBA जो है लैक्टिन यूज़ करेंगे। देखो ये जो है ना, ये वाले पॉइंट्स आपको याद नहीं करने, जस्ट मैं बता दिया कि अलग अलग टाइप के लैक्टिन होते हैं, इतना याद करो कि अलग अलग टाइप के लैक्टिन होते हैं, ये सब याद नहीं करना। अब ईस्टर्न ब्लॉट ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था इसमें। इसके बाद हम देखते हैं अलग, अभी देखो 4 टाइप ऑफ भी ब्लॉट पड़े हैं आपने, बट 4 टाइप नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। तो जैसे कि सदर्न ब्लॉट में हम DNA देखते हैं, नॉर्दर्न में RNA देखते हैं, वेस्टर्न में प्रोटीन देखते हैं, ईस्टर्न में हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन देखते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन और भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ वेस्टर्न में क्या होता है। तो साउथ का हो गया DNA, वेस्ट का हो गया प्रोटीन, तो DNA बाइंडिंग प्रोटीन जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन ही तो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो हम देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब RNA बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। फार वेस्टर्न, ये याद कर लो, फार वेस्टर्न प्रोटीन का मतलब है हम प्रोटीन इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है। और फार ईस्टर्न का मतलब है हम लिपिड्स देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिपिड कैसे देखते हैं फार ईस्टर्न से। फिर एक और होता है डॉट ब्लॉट, देखो लैब में ये करा जाता है। डॉट ब्लॉट क्या होता है? डॉट ब्लॉट में जो है ना, ये आपकी नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन है। डॉट ब्लॉट में आप प्रोटीन डायरेक्टली इसमें डाल देते हैं, कोई इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोई भी HT स्पेस नहीं होता, डायरेक्ट प्रोटीन को डालो और इसी पर डायरेक्ट एंटीबॉडी वगैरह डालो और चेक करो, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या है? डॉट ब्लॉट में हमें साइज पता नहीं चलता, बाकी ये पता चल जाता है प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। स्लॉट ब्लॉट कुछ नहीं, बस यहाँ पर मैंने गोल बनाए थे रेक्टेंगुलर, अगर आप शेप में करेंगे तो स्लॉट ब्लॉट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर बाकी ऐसे ही रिवर्स वेस्टर्न, रिवर्स नॉर्दर्न, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉलोनी ब्लॉट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बैक्टीरिया कॉलोनी हम इसे कर लेते हैं। प्लेग ब्लॉट में हम बैक्टीरियोफेज कर लेते हैं। टिश्यू ब्लॉट में टिश्यू को देखते हैं। इम्यूनो ब्लॉट का दूसरा नाम वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी, और नोट्स तो मैंने दे दिए हैं आपके, इससे क्वेश्चन बाहर तो नहीं जाने वाला। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने का, बिकॉज मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सब करने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना। थैंक यू, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।